हंसू को अपनी पुरानी यादें आईं। वैल्करी और केल ने कहा था, हमारा मिशन सिर्फ एक है, ह्यूमैनिटी को बचाना। हंसू चुप रहा। लड़का फिर चिल्लाया, मेरी बात सुनो, अगर हम वहां गए तो हम सब मरेंगे। हंसू ने एक पल सोचा और फिर गंभीर आवाज में कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। लड़का खुश हो गया, शुक्र है तुम मान गए, चलो वापस मुड़ते हैं। लेकिन तभी समुद्र से कुछ लोग तैरकर हंसू की बोट पर चढ़ गए। ये वही टीम मेंबर्स थे जिनकी बोट टूटी थी। लड़का हैरान रह गया, व्हाट, तुम लोग अभी भी जिंदा हो? उनमें से एक आदमी गुस्से में लड़के के पास आया और उसका गला पकड़ लिया। हमें जिंदा देखकर तुझे शौक लगा? कमीने, तू चाहता था हम मर जाएं, इसीलिए तू बोट वापस ले जाने को कह रहा था। अब मैं तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। तभी किसी ने उस आदमी पर हमला किया। वो हंसू था। उसने उस आदमी को रोक दिया। हंसू ने बेहद भारी और चेतावनी भरी आवाज में कहा, फाइट करना बंद करो, तुम्हारा पीछा करते हुए वो चीजें यहां तक पहुंच गई हैं। तभी बोट जोर से हिलने लगी। पता चला कि वो क्रीचर्स बोट के ठीक नीचे हैं और हमला कर रहे हैं। ये मरमेड्स थी, लेकिन बेहद खतरनाक और डरावनी। वे बोट को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। लोग चिल्लाए, ये शिप को तोड़ देंगी, हमें इन्हें रोकना होगा। लेकिन कैसे? वो पानी में है और पानी जहरीला है। हंसो ने आगे बढ़कर कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें पानी में जाने की जरूरत नहीं है। इन मॉन्स्टर्स को मैं अकेला संभाल लूंगा। सब हैरान थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, हंसो ने बोट से सीधा समुद्र में जंप लगा दी। लोग चीखे, ये पागल है क्या? बिना इक्विपमेंट के कैसे लड़ेगा? पानी के अंदर हंसो ने देखा कि बहुत सारी मरमेड्स उसकी तरफ आ रही थी। हंसो ने सोचा, मेरी ड्रैगन आर्ट स्किल के ऑरा की वजह से मेरे जख्मों पर इस जहरीले पानी का कोई असर नहीं होगा। ये मेरे लिए नॉर्मल पानी जैसा है। हंसो ने अपनी स्किल एक्टिवेट की। उसके शरीर पर ड्रैगन के स्केल्स आ गए जो आर्मर का काम कर रहे थे। उसके हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदल गए। हंसू ने एक मरमेड को जोरदार पंच मारा। एक ही वार में वो खत्म हो गई। बाकी मरमेड्स डर गईं। हंसू ने सोचा, अरे नहीं, मैं पहली बार ये स्किल यूज कर रहा हूं, कम से कम मुझे अपनी पावर का अंदाजा तो लगाने दो। वो बिजली की गति से उन पर टूट पड़ा और उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगा। उसने एक मरमेड का वेपन छीना और उसी से दूसरी को मार दिया। अचानक हंसू को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने देखा कि सारी मरमेड्स मर चुकी थीं। इन मरमेड्स ने बोट के निचले हिस्से में बड़े होल्स कर दिए हैं। हंसू ने सोचा, मुझे चलकर इन्हें कवर करना होगा, वरना बोट डूब जाएगी। बोट के अंदर पानी भर रहा था। लोग बाल्टियों से पानी निकाल रहे थे। शिट, पानी बहुत तेजी से आ रहा है, हम डूब जाएंगे। तभी टूटे हुए होल से कोई अंदर आया। एक आदमी ने डर कर उस पर तलवार चला दी। वो हंसू था। हंसू ने गंभीर होकर कहा, अटैक करने से पहले ये तो देखो कि किस पर वार कर रहे हो। आदमी हड़बड़ा गया, माफ करना, मुझे लगा मॉन्स्टर है। हंसू ने कहा, फिक्र मत करो, अब कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा, मैंने सबको मार दिया है। सबकी आंखें फटी रह गई। अकेले उन सबको मार दिया? हंसू ने वहां पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ दिया। फिर उसने लकड़ी के टुकड़ों को टूटे हुए हिस्सों पर लगाना शुरू कर दिया। यह देखकर बाकी लोगों में भी जोश आ गया और सब मिलकर बोट रिपेयर करने लगे। जल्दी ही बोट ठीक हो गई। हंसू बोट के ऊपर आया और सोचने लगा, ड्रैगन आर्ट्स बहुत पावरफुल है, लेकिन यह मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत सोखती है। मैं इसे ज्यादा देर यूज नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे एक वेपन मिल गया है। तभी एक आदमी चिल्लाया, सामने देखो, वो क्या है? सामने एक बहुत बड़ा आइलैंड था, लेकिन यह अजीब था। वहां हर जगह सिर्फ रूट्स थीं। छोटे लड़के ने कहा, लिटिल डीमन ने कहा था वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे, अभी तो एक ही दिन हुआ है, यह वो जगह नहीं हो सकती। हंसू ने भारी आवाज में कहा, तुमने ठीक कहा, यह वो जगह नहीं है। सब हैरान थे कि जड़ें इतनी विशाल हैं। लड़के ने पूछा, तो हम यहां रुके क्यों हैं, हमें आगे चलना चाहिए। हंसू ने कहा, कुछ देर इंतजार करो, हम यहां एक बहुत ही अलग शो देखने वाले हैं। अचानक पानी में हलचल हुई। बोट बुरी तरह हिलने लगी। पानी से एक विशालकाय मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला। उसका साइज इतना बड़ा था कि वह पूरी बोट को एक बार में निगल सकती थी। सब डर के मारे कांपने लगे। क्या यह हमें खाने वाली है?
लेकिन उस मछली ने बोट को इग्नोर किया और वॉल ट्री की उन विशाल जड़ों जो एक आइलैंड जैसी थी पर हमला किया। उसने एक ही बार में पूरे आइलैंड को खा लिया और वापस पानी में चली गई। लड़का हक्का बक्का रह गया। ये क्या चीज थी? इसने पूरे आइलैंड को खा लिया। हंसू बोट के ऊपर गया। वह मन ही मन सोच रहा था। हंसो बोट के ऊपर गया। वो मन ही मन सोच रहा था, इस रेड जोन में कुल 5 कैलामिटीज है जिन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में वर्ल्ड ट्री को नष्ट किया था। ये मछली उनमें से एक है, कैलामिटी फिश। हंसो ने याद किया, मॉन्स्टर ट्री, जाइंट स्नेक, मॉस्किटो आर्मी, कैलामिटी फिश, ह्यूमनॉइड क्रीचर। हंसो ने सोचा, अगर मुझे फ्यूचर बदलना है तो इन 5 को खत्म करना होगा। उसने बोट का इंजन चालू किया और उसे कैलामिटी फिश के पीछे ले जाने लगा। छोटा लड़का चिल्लाया, ओए हंसो, तुम पागल हो गए हो? तुम उस मॉन्स्टर फिश का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम हम सबको मरवाओगे। हम उसे कभी नहीं हरा सकते। उसने कहा, तुम्हें कम से कम हमसे पूछना चाहिए था। हंसो ने शांत भाव से कहा, अगर मैं पूछता तो तुम सब मना कर देते, लेकिन शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे पूछना चाहिए था। लड़का खुश हुआ, लेकिन हंसू ने आगे कहा, तो सुनो, अगर तुम में से कोई उस फिश के पीछे नहीं जाना चाहता तो मैं तुम्हें यहीं ड्रॉप कर सकता हूं। सब सन्न रह गए। क्या? समुद्र के बीचों बीच तुम हमें मारना चाहते हो? डर के मारे सब चुप हो गए। कुछ घंटों बाद उनकी बोट एक और आइलैंड पर पहुंची। वहां एक विशालकाय पेड़ था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो मर रहा था। ये असली वर्ल्ड ट्री था। लड़के ने कहा, यह पेड़ कितना बड़ा है? हम इतनी दूर है फिर भी साफ दिख रहा है। हंसू ने लड़के से कहा, देखो, हम सही सलामत पहुंच गए, तुम बस ज्यादा घबरा रहे थे। लड़के ने माना, तुम बहुत अजीब हो, लेकिन शुक्र है हम बच गए। एक आदमी ने उन्हें आवाज दी, चलो जल्दी करो, हमें आगे जाना है। लड़के ने हंसू से कहा, चलो चलते हैं। लेकिन हंसू ने मना कर दिया, तुम लोग जाओ, मुझे एक चीज की तलाश है, उसे हासिल करके मैं वापस आ जाऊंगा। लड़का वहां से चला गया। हंसू ने सोचा, कैलामिटी फिश ने अभी एक आइलैंड खाया है, उसे 2 हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। उसके बाद वो इसी आइलैंड पर आएगी। मुझे उससे पहले उस पर्सन को ढूंढना होगा। लेकिन उससे पहले हंसू ने एक और काम किया। उसने अपने वेपन से अपनी ही बोट में छेद कर दिया और उसे डुबो दिया। हंसू ने सोचा, लोग इस बोट का यूज करके यहां से भागने की कोशिश करते, लेकिन अभी के लिए सबसे सेफ जगह यही आइलैंड है। वो छोटा लड़का आगे बढ़ा। वो सोच रहा था, हंसू अजीब था, लेकिन उसके साथ मैं सेफ फील कर रहा था। तभी किसी ने इशारा किया, सामने देखो, वो क्या है? एक क्रॉस। सामने एक बड़ा क्रॉस का निशान बना था। लोगों ने कहा, शायद किसी इंसान ने बनाया है, उधर चलते हैं। लड़के ने रोका, रुको, ये ट्रैप भी हो सकता है, हमें पहले चेक करना चाहिए। तभी एक आवाज आई, हमने वो क्रॉस इसलिए बनाया है ताकि तुम लोग हमें आसानी से ढूंढ सको। तुम न्यू सर्वाइवर्स बहुत टाइम वेस्ट करते हो। वहां 3 लोग खड़े थे। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। एक ने दूसरे से कहा, तुम कामचोर हो, ये ड्यूटी लीडर ने दी थी। दूसरे ने जंप लगाकर नीचे आते हुए कहा, चुप करो। लोगों ने हथियार निकाल लिए। उस कूदने वाले शख्स ने कहा, डरो मत, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। मेरा नाम एरन है, मैं वैल्करी क्लैन का मेंबर हूं। हम हेल्पर्स हैं। हम न्यू सर्वाइवर्स को सेफ पॉइंट तक पहुंचाते हैं। लड़के ने पूछा, इसका क्या मतलब है? एरन ने समझाया, ट्यूटोरियल जोन के बाद फेरीज इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसलिए हमारी लीडर ने यह ग्रुप बनाया है। दूसरा लड़का आगे आया, मैं जानता था ये यकीन नहीं करेंगे। तभी एक ओल्ड लेडी आगे आई। उसने कहा, डरो मत बच्चों, हमारी लीडर का नाम एरेज वैलेंटाइन है। उसने 20 साल पहले यह क्लैन बनाया था। वो और उनके साथी इस रेड जोन से बाहर किसी सेफ जगह की तलाश में गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। जाने से पहले उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था कि हम नए लोगों को गाइड करें और मॉन्स्टर से बचाएं। ओल्ड लेडी ने कहा, मैंने सब बता दिया, चाहो तो फॉलो करो, हम सेफ पॉइंट ले जाएंगे, नहीं तो जहां जाना है जाओ, हम नहीं रोकेंगे। लोग आपस में बात करने लगे, ये लोग सही लग रहे हैं, हमें इन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एरन ने मिन से कहा,
मैंने भी तो यही कहा था, इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मिन ने कहा, बेवकूफ, तुम्हारे समझाने का तरीका और है, तमीज से बात किया करो। उस छोटे लड़के की बात सुनकर मिन को गुस्सा आ गया। मिन ने एरन से चिढ़कर कहा, तुम्हारे समझाने और हमारे समझाने में बहुत फर्क है बेवकूफ। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि लोगों से सही तरीके से बात किया करो, और हां, तुम्हारा ये रूड बिहेवियर, इसे भी थोड़ा ठीक कर लो। एरन का पारा चढ़ गया। तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो? दोनों आपस में बहस करने लगे जैसे कोई छोटा बच्चा लड़ रहा हो। वो छोटा लड़का बीच में बोला, ठीक है, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। प्लीज लड़ना बंद करो। लेकिन एरॉन और मीन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपनी तू मैं जारी रखी। तभी वो ओल्ड लेडी आगे आई और उसने डांटते हुए कहा, तुम दोनों इडियट्स, लड़ना बंद करो, हम यहां तमाशा करने नहीं आए हैं। उसकी डांट सुनकर दोनों चुप हो गए। ओल्ड लेडी ने कहा, मैं वापस जा रही हूं, तुम लोग इन न्यू सर्वाइवर्स को लीड करते हुए अपने साथ ले आओ। वह वहां से चली गई। एरॉन ने गहरी सांस ली और सर्वाइवर्स को लेकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसने कहा, मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताना चाहता हूं। जिस जगह हम जा रहे हैं वहां 30,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। लेकिन यह मत सोचना कि तुम उनसे जीत सकते हो। तुम्हें किसी से भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां मौजूद हर एक इंसान तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एरॉन मन ही मन सोच रहा था, अभी तो मैंने इन्हें यह भी नहीं बताया कि यहां के क्रिएचर्स कितने खतरनाक हैं। ये लोग अभी से इतना घबराए हुए हैं। शायद मुझे इन्हें डराना नहीं चाहिए था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई और दूर से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। छोटा लड़का घबरा गया। क्या यहां लोग आपस में लड़ रहे हैं? उस एरिया से बहुत शोर आ रहा है। एरॉन ने लापरवाही से कहा, अरे ये यहां नॉर्मल है, यहां लोग अक्सर लड़ते रहते हैं। लेकिन धमाके लगातार बढ़ते जा रहे थे। एरॉन ने मीन से पूछा, मीन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ये उस लड़की की स्किल्स लग रही हैं। क्या वो किसी से फाइट कर रही है? मीन ने हैरानी से कहा, वैसे तो वो जल्दी किसी से फाइट नहीं करती। आखिर वो कौन है जिसने उसे इतना गुस्सा दिला दिया? एरॉन ने कहा, चलो हमें चलकर चेक करना चाहिए। धमाके वाली जगह पर मंजर कुछ और ही था। धूल और धुएं के बीच से एक शख्स पीछे की तरफ उड़ता हुआ गिरा। यह हंसू था। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी था। उसने गुस्से में कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने अचानक मेरे ऊपर अटैक करना क्यों शुरू कर दिया? सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा था। यह सोफिया थी। वो चिल्लाई, अपनी बकवास बंद करो। तुम अभी सिर्फ एक ट्यूटोरियल जोन पार करके आए हो और तुम्हें लगता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो। मेरे सामने ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने हाथ में एक और पावरफुल अटैक रेडी कर लिया। कुछ देर पहले सोफिया समुद्र किनारे खड़ी उस कैलामिटी फिश को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में मायूसी थी। हम इस फिश को कभी नहीं मार सकते, उसने सोचा। वो अपने अतीत को याद कर रही थी। मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहती हूं, लेकिन मैं बार बार फेल हो रही हूं। यहां के लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते। फिर भी मैं इस रेड जोन में क्यों रुकी हूं? क्या मैं अब भी अपने सिबलिंग्स का इंतजार कर रही हूं? उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, मास्टर, आपने कहा था कि मैं इस फिश को मार सकती हूं, लेकिन अगर यह सच है तो मैं अब तक इसे खत्म क्यों नहीं कर पाई? तभी वहां हंसू आ गया। उसने शांत भाव से कहा, सोफिया, मैंने सोचा था तुम मुझे यहीं मिलोगी, और देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अपना नाम सुनकर सोफिया चौंक गई। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम ट्यूटोरियल जोन से आए हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सोफिया ने अपनी पावर से हंसू के स्टैट्स चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। ये इंसान ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा। फिर ये मुझे ढूंढता हुआ यहां क्यों आया है? उसने सोचा। हंसू ने कहा, मैं तुमसे कैलामिटी फिश के बारे में बात करना चाहता हूं। सोफिया और भी हैरान हो गई। क्या तुम क्वाड्रेटस ग्रुप के मेंबर हो? हंसू ने कहा,
नहीं, मैं एक न्यू सर्वाइवर हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इतना पता है कि तुम यहां इसलिए रुकी हो ताकि तुम उस फिश को मार सको, और तुम अपने भाई बहनों का इंतजार कर रही हो, इसीलिए तुमने रेड जोन नहीं छोड़ा। यह सुनते ही सोफिया का पारा चढ़ गया। तुम्हें मेरे भाई बहनों के बारे में कैसे पता? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। गुस्से में उसने हंसू पर एक जोरदार हमला कर दिया। हंसू ने तेजी से डॉज किया। उसने समझाने की कोशिश की, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि हम मिलकर उस फिश को खत्म कर सकें। सोफिया ने उसकी एक नहीं सुनी। वो लगातार हमले कर रही थी। हंसू हमलों से बचते हुए उसके पास पहुंचा और उसका कंधा पकड़ लिया। सोफिया, रुक जाओ, मैं बस बात करना चाहता हूं। वह फिर से जंप करके दूर हो गया। सोफिया ने अपनी पावर फुल एक्टिवेट कर दी। उसने एक बहुत ही पावरफुल मैजिक फॉर्मेशन क्रिएट की और हंसू पर कई घातक गोले दाग दिए। हंसू हैरान था। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो यह इतनी भड़क गई? गोले तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। हंसू ने सोचा, सोफिया इस वक्त मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मुझे बचना है तो मुझे ड्रैगन आर्ट्स यूज करना ही होगा। हंसू के शरीर पर ड्रैगन के स्केल्स आ गए। उसकी पावर बढ़ गई। धमाका हुआ और चारों तरफ बर्फ जम गई। हंसू बर्फ के अंदर फंस गया। सोफिया ने हिकारत से कहा, तुम इतने कमजोर हो और कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करोगे? तुम बेवकूफ हो। अब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? हंसू ने बर्फ के अंदर से कहा, सॉरी, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अचानक बर्फ में दरारें पड़ने लगीं। हंसू हंसा, सोफिया, यहां सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। हंसू ने अपनी रिंग की डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी एक्टिवेट की और जोर से जमीन पर हाथ मारा। पूरी बर्फ टूटकर बिखर गई। सोफिया सन्न रह गई। यह मेरा सबसे पावरफुल मैजिक था, तुमने इसे कैसे तोड़ दिया? वो सोच में पड़ गई। यह किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है? मैंने ऐसी स्किल पहले कभी नहीं देखी। क्या ट्यूटोरियल जोन से सच में इतनी पावरफुल स्किल मिल सकती है? सोफिया को अपनी बेबसी याद आई। लोगों ने उससे कहा था, सोफिया, टाइम वेस्ट मत करो, उस फिश को मारना नामुमकिन है। उसने चीख कर कहा, नहीं, मैं यहां हार नहीं मान सकती। उसने अपनी मैजिकल बुक निकाली, बुक ऑफ फिलिस। किताब हवा में उड़ी और एक विशाल तलवार में बदल गई। आसमान में जादुई पेजेस फैल गए जिन्होंने हंसों को घेर लिया। सोफिया ने गुस्से में कहा, तुमने कुछ ट्रिक सीख ली तो तुम्हें लगता है तुम पावरफुल हो? अब मेरी असली पावर देखो। उसने विशाल तलवार से हंसों पर वार किया, लेकिन हंसो तैयार था। उसने अपनी डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी और ड्रैगन आर्ट्स दोनों का इस्तेमाल किया और तलवार के वार को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया। धूल छटी। हंसों ने अपनी ड्रैगन आर्ट्स डीएक्टिवेट कर दी। उसने शांत स्वर में कहा, सोफिया, क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो? मुझे नहीं लगता इस फाइट का कोई मतलब है। सोफिया कांप रही थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हंसू ने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी पीछे नहीं हटना चाहिए था। कम से कम तुम्हें पता चल गया कि मैं कमजोर नहीं हूं और तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सोफिया ने चिढ़कर कहा, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उस फिश को मार सकते हो? मैंने 1000 लोगों की टीम बनाई थी, फिर भी हम फेल हो गए। वो फिश अजय है। यहां के कुछ बेवकूफ लोग तो अब उसे पूजने लगे हैं। यह वक्त की बर्बादी है। हंसू ने कहा, अगर यह आसान होता तो कोई भी कर लेता। यह मुश्किल है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे पास एक प्रॉपर प्लान है। अगर हम साथ काम करें तो हम उसे हरा सकते हैं। सोफिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जाने लगी। हंसू ने पीछे से कहा, क्या तुमने हार मान ली है? सोफिया रुक गई। उसने पलटकर गुस्से में कहा, यह मायने नहीं रखता कि तुम कितने स्ट्रांग हो। वो फिश तुम्हारी सोच से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। हंसू ने मनी मन सोचा, सोफिया के पेरेंट्स उसी फिश के कारण मारे गए थे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन हार गई। 13 बार। वो 13 बार उस फिश से हार चुकी है। हंसू ने गंभीर आवाज में कहा, तुम अब तक 13 बार उस फिश से हार चुकी हो, लेकिन क्यों ना हम एक आखिरी बार कोशिश करें? अगर हम हार गए तो गिव अप कर देंगे, लेकिन मुझे यकीन है इस बार हम तुम्हारे पेरेंट्स का बदला जरूर लेंगे। सोफिया हैरान रह गई। इसे कैसे पता कि मैं 13 बार हारी हूं?
हंसू ने सोचा, मेरी पिछली जिंदगी में जिस इंसान ने उस फिश को मारा था वो तुम ही थी सोफिया, लेकिन इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सोफिया को अपने मास्टर की याद आई। मास्टर ने कहा था, सोफिया, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर कोई उस फिश को मार सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सोफिया ने हंसू से पूछा, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूं। तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? क्या तुम भी किसी का बदला लेना चाहते हो? हंसू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझ लो कि अगर हमने उस फिश को मार दिया तो हम करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। सोफिया उसे देखती रह गई। ये जवाब उसने उम्मीद नहीं किया था। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक नई शुरुआत के लिए तैयार। एरन चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था, मुझे लगा था यहां क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक और क्रेजी पर्सन आ गया है जो उस कैलामिटी फिश को मारना चाहता है। मुझे यहां से भागना चाहिए इससे पहले कि ये लोग मुझे देख लें। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन खच, एक भाला हवा में उड़ा और एरन के कपड़ों को चीरता हुआ पीछे पेड़ में जा धंसा। एरन वहीं अटक गया। वो बुरी तरह घबरा गया। शिट, लगता है मैं पकड़ा गया। तभी हांसू वहां आ गया। उसने गंभीर और भारी आवाज में कहा, हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है, लेकिन क्या तुम मुझसे मिले बिना ही जाना चाहते हो? सोफिया भी वहां आ गई। उसने हैरान होकर पूछा, एरन, तुम यहां क्या कर रहे हो? एरन ने हड़बड़ाते हुए कहा, सिस्टर सोफिया, मुझे माफ करना, मैं बस यहां से गुजर रहा था। मैंने देखा आप लोग बातें कर रहे हैं तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं और चुपचाप निकल जाऊं। हांसू ने एरन को गौर से देखा। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई। मुझे याद है, मेरी प्रीवियस लाइफ में एरन एक काफी अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। हांसू ने सोचा। द हेल्पर्स कैंप दृश्य बदलता है। हम उस क्रॉस वाले एरिया में पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे टेंट्स लगे हुए थे। ट्यूटोरियल जोन से आने वाले सभी शरणार्थी वहां जमा थे। युन ने हैरान होकर कहा, यहां तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां एक छोटा सा शहर बसा हुआ है। मिन ने कहा, तुमने सही कहा, ये एक छोटा सा टाउन ही है जिसे हमने नए लोगों के लिए बनाया है। लेकिन वर्ल्ड ट्री की दूसरी जड़ों पर इससे भी बड़े टाउन्स हैं जहां और भी ज्यादा लोग रहते हैं। मीन ने आगे कहा, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, अभी आराम कर लो। मैंने शेफ को बोल दिया था, उसने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया होगा। जाओ खा लो। यून खुश हो गया। फाइनली, इतने दिनों बाद अच्छा खाना मिलेगा। वह शेफ के पास गया। शेफ एक बहुत मोटी औरत थी। स्वागत है, उसने कहा। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरा बनाया खाना पसंद आएगा। लेकिन जब यून ने खाना देखा तो उसका मुंह बन गया। वो खाना दिखने में बेहद घिनौना लग रहा था। यून चिल्लाया, ये क्या बकवास है? क्या ये सच में खाना है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्लाइम मॉन्स्टर को काट कर दे दिया हो। शेफ ने कहा, बच्चे, तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहां के लोगों को मेरी ये डिश बहुत पसंद है। तभी यून ने देखा कि कुछ लोग उस खाने को खा रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। यून की हालत खराब हो गई, लेकिन भूख के मारे उसने भी खाना शुरू कर दिया। इसका टेस्ट इतना गंदा क्यों है? उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। शेफ ने समझाया, मैं कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन इन जड़ों पर फल और सब्जियां नहीं उगती। हमें ऐसी ही चीजों से गुजारा करना पड़ता है। फिक्र मत करो, तुम्हें आदत हो जाएगी। मिन एंड एरन मीन शेफ से बात करके अपने टेंट में वापस आया। वहां एरन बैठा था। एरन, तुम तो सोफिया को देखने गए थे ना, यहां क्या कर रहे हो? मीन ने पूछा। एरन सुई धागे से अपने फटे हुए कपड़ों को सिल रहा था। वह झुंझलाते हुए बोला, मुझे यह दर्जी का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर मुझे बार बार कपड़े क्यों सिलने पड़ते हैं? मीन ने ताना मारा, क्या तुम इडियट हो? अपने कपड़े बार बार कैसे फाड़ लेते हो? एरन भड़क गया, बकवास बंद करो, मेरी गलती नहीं थी। वो क्रेजी पर्सन सोफिया से फाइट कर रहा था और उसने बिना सोचे अपना भाला मेरे कपड़ों पर फेंक दिया। एरन ने बात बदली, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ नए रिफ्यूजीज कैसे हैं? मीन ने कहा, सच कहूं तो इस साल आने वाले लोग पिछले साल वालों से काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। शायद इसलिए क्योंकि ट्यूटोरियल्स अब बहुत हार्ड हो चुके हैं, और ये अच्छा भी है। रेड जोन में सरवाइव करने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी है। एरन ने कहा, ये सब छोड़ो, मैं सोच रहा हूं कि उस लड़के की खबर अब तक उस पर्सन के पास पहुंच गई होगी कि सोफिया की किसी से फाइट हुई है। वो बहुत जल्द यहां उस शख्स की तलाश में आएगा। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा था,
बहुत टाइम बाद सोफिया की किसी से फाइट हुई है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो लड़का सच में इतना स्ट्रांग है कि सोफिया के सामने टिक गया। दृश्य बदलता है। हंसू कहीं खड़ा था, तभी सोफिया वहां आई। हंसू ने भारी आवाज में पूछा, तुम अचानक कहां चली गई थी? मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। सोफिया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने गई थी, मुझे लगता है ये तुम्हें पूरे आएंगे। उसने हंसू को कुछ कपड़े दिए। मुझे माफ करना, सोफिया ने कहा, तुम बस बात करने आए थे और मैंने तुम पर अटैक कर दिया, मुझे अफसोस है। तभी उसने देखा कि हंसू वहीं अपने कपड़े बदलने लगा। सोफिया शर्मा गई और चिल्लाई, ओए इडियट, ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने कपड़े बदलोगे? हंसू ने बेरुखी से कहा, क्या तुम पागल हो? मैं बस साइज चेक कर रहा था। उसने कपड़े पहन लिए और कहा, वैसे इन कपड़ों के लिए शुक्रिया, अगर तुमने नहीं दिए होते तो पता नहीं कब तक ऐसे ही घूमना पड़ता। सोफिया ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि एक आधा नंगा आदमी मेरे साथ घूम रहा है। द हेल्पर सेंटर। वे दोनों हेल्पर ग्रुप के असिस्टेंस सेंटर गए। ये सेंटर एक पोस्ट ऑफिस जैसा था जहां से लोग अपने परिवार को ढूंढ सकते थे और सामान भेज सकते थे। वहां बैठी लड़की सोफिया को देखकर खुश हो गई। सिस्टर सोफिया, आप बहुत दिनों बाद आई। सोफिया ने कहा, मैं अपने सिबलिंग की इंफॉर्मेशन लेने आई हूं। क्या नए रेफ्यूजीज में कोई ऐसा है जिसका डेटा मेरी बताई इंफॉर्मेशन से मैच करता हो? और हाँ, मेरा वो आर्टिफैक्ट भी वापस चाहिए जो मैंने जमा करवाया था। लड़की ने कहा, सिस्टर बस कुछ देर रुकिए। उसने अपनी स्टेटस विंडो पर चेक किया और उदास होकर बोली, माफ कीजिएगा सिस्टर, शायद वो शख्स अभी तक रेड जोन में नहीं आया है। सोफिया निराश हो गई। मेरा भाई अभी तक नहीं आया? कहीं कैलेमिटी फिश ने उसे पहले ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इंतजार करना होगा, उसने खुद को समझाया। तभी हंसू वहां आया। उसने नए कपड़े पहन रखे थे और काफी हैंडसम लग रहा था। सोफिया भी उसे देखकर हैरान रह गई। हंसू ने गंभीर आवाज में कहा, सोफिया, क्या तुम फ्री हो? मुझे प्लान के बारे में कुछ डिस्कस करना है। सोफिया ने कहा, ठीक है, बताओ क्या प्लान है? हंसू ने कहा, मेरा प्लान ये है कि हमें किसी तरह कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर घुसना होगा। उसके बाद मैं अपने एक स्पेशल वेपन से उसे खत्म कर दूंगा। सोफिया सन्न रह गई। क्या तुम बस यही करना चाहते थे? हंसू ने कहा, हाँ, अभी के लिए यही प्लान है। सोफिया ने मन ही मन सोचा, क्या ये पागल है? मुझे लगा था ये इंटेलिजेंट है, लेकिन ये तो सुसाइड मिशन पर जा रहा है। वे टेंट से बाहर आए। सोफिया ने समझाया, हंसू, उसे बाहर से मारना मुश्किल है, लेकिन अंदर जाना तो और भी डेंजरस है। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए होगी। मेरे पास एक छोटी शिप है जिसमें सिर्फ 50 लोग आ सकते हैं, वो काफी नहीं होगी। हंसू ने कहा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक बड़ी शिप है जिस पर 500 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। वो फिश के पेट में जाने के लिए परफेक्ट रहेगी।